हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कितने लेवल के ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ठीक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात किया, ठीक है। इस लेक्चर से हम लोग प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देता हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 4 लेवल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है। 4 लेवल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहला था प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा था टर्सरी स्ट्रक्चर, और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 तरह के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज द कोवैलेंट स्ट्रक्चर, कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कोवैलेंट स्ट्रक्चर है, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ नंबर एंड सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। सपोज दैट ये एक अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड से जुड़ती चली जाती है, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करती है कि जीन में किस तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे लगे हुए हैं, किस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटीन्स के जो फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्रोटीन की फर्दर फोल्डिंग होती है, चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो रहा हो, टर्सरी स्ट्रक्चर में पहुंच रहा हो, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हो रहा हो, मतलब उसका फंक्शनल रोल क्या होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर ठीक से बना है तभी अदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक से बनते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था इट इज कॉल्ड लोकल फोल्डिंग, लोकल फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये लोकल फोल्डिंग है। अब लोकल फोल्डिंग क्यों है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम लोग। क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ, इस लाइन को याद रखिएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बैकबोन एटम्स, द backbone atoms in polypeptide chain, polypeptide chain, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन करके आई हुई है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट स्टार्ट होता है। और उस अरेंजमेंट में सिर्फ जो बैकबोन के एटम होते हैं, अब बैकबोन एटम क्या है, अमीनो एसिड्स के बैकबोन एटम क्या क्या होंगे, बैकबोन एटम्स वो एटम्स होंगे जो साइड चेन के अलावा वहां पे लगे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हमारा जो अमीनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, बैकबोन एटम्स हैं, ठीक है। तो बैकबोन एटम में क्या नहीं आएगा,
बैकबोन एटम में साइड चेन्स नहीं आएंगी। इसका मतलब बैकबोन में जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, और वो जो एटम्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है, और जो हमारा अमीनो ग्रुप है उसका उसका भी क्या है, उसका भी हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, ये इनका सबसे पहले क्या होगा, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, बचा हमारा साइड ग्रुप, क्योंकि जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, सी अल्फा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप है, ठीक है, ये COOH है, ठीक है, और ये है क्या, NH3+, ठीक, ये ग्रुप्स हैं, ठीक। अब बैकबोन एटम्स क्या हैं, बैकबोन एटम हमारा ये है और ये वाला है, ठीक है। अब जब ये जुड़े होंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे बैकबोन एटम है। तो सबसे पहले इनका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, और जब ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर लेने शुरू करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर लेंगे इनके बारे में हम लोग आगे चल के भी बात करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो साइड चेन्स होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्फॉर्मेशन ऑफ side chains are not the part of secondary structure, ठीक। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्पेशियल अरेंजमेंट शुरू होगा तो सारे बैकबोन एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट होगा एक्सेप्ट साइड चेन, ठीक है। तो आप इसको सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बैकबोन एटम्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक्सेप्ट साइड चेन्स, ठीक है। साइड चेन के अलावा जितने भी बैकबोन एटम्स हैं सबका स्पेशियल अरेंजमेंट हो जाएगा, किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब स्पेशियल अरेंजमेंट हो रहा है, जब ये बैकबोन के एटम्स जो हैं ये स्पेस में अरेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक इंटरेक्शन काम करता है, क्योंकि कुछ इंटरेक्शंस होंगे वहाँ पे, तभी तो जो है ये स्पेशियल अरेंजमेंट परफॉर्म होगा। तो वो जो इंटरेक्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर of proteins stabilized by hydrogen bonding, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसके बीच में है, बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोनिल ऑक्सीजन of one amino acid residue and amino hydrogen of या amide hydrogen of another amino acid residue, ठीक है। तो जब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा तो स्पेशियल अरेंजमेंट शुरू होगा, ठीक है। स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किनके बीच में होगी, वो होगी कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ वन अमीनो एसिड रेसिड्यू। एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का कार्बोनिल ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और दूसरे अमीनो एसिड रेसिड्यू का एमाइड हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और स्पेशियल अरेंजमेंट शुरू होगा, ठीक है। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो वहां पे दो मेजर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। दो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इनको बोलते हैं, दो मेजर स्ट्रक्चर्स वहां पे बनते हैं, ठीक है। तो वो दो मेजर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। जब स्पेशियल अरेंजमेंट होना शुरू होता है तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहां पे,
एक को हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्फा हेलिक्स बहुत सारी प्रोटीन्स में पाया जाता है, खास करके जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और जो प्रोटीन्स मसल्स में पाई जाती हैं वहां पे अल्फा हेलिक्स बहुत प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। और दूसरा होते हैं बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक, ये दो मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर्स ये जो स्टेबलाइज होते हैं किसके थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे हम अल्फा हेलिक्स की बात करें चाहे हम बीटा प्लीटेड शीट की बात करें, दोनों ही जगह पे जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में, अल्फा हेलिक्स के बारे में। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि अल्फा हेलिक्स जो होगा ये एक हेलिकल कन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हेलिक्स बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अल्फा हेलिक्स बेसिकली रिजिड होता है, रिजिड होता है, रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये बनता कैसे है। ये बनता है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स फॉर्म व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन ट्विस्ट, जब ट्विस्ट होती है, ट्विस्ट इनटू ए हेलिकल कन्फॉर्मेशन, ए हेलिकल कन्फॉर्मेशन, एक हेलिकल कन्फॉर्मेशन में ट्विस्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये सपोज दैट ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मैं ऐसे बना रहा हूँ, क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये बनेगी अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन में, तो ये अल्फा हेलिक्स कब बनेगी, ये अल्फा हेलिक्स बनाएगी जब ये ट्विस्ट होगी हेलिकल कन्फॉर्मेशन में, कुछ इस तरह से। ठीक, ये क्या बन गया, अल्फा हेलिक्स बन गया। ठीक है, ये बन गया अल्फा हेलिक्स। जब कब बना, जब ये पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या हुई, ट्विस्ट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली रिजिड रॉड शेप स्ट्रक्चर है। बनते कब हैं, जब कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या होती है, वो ट्विस्ट होने लगती है, तो क्या बन जाता है, अल्फा हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, अब इस अल्फा हेलिक्स के बनने में हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स इंटायरली स्टेबलाइज्ड होते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। किस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। ठीक, तो अल्फा हेलिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अब ये ट्विस्ट ले रही है, जब मैंने कहा कि पॉलीपेप्टाइड ट्विस्ट हो रही है, तो ये दो तरीके से ट्विस्ट हो सकती है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड की अगर ट्विस्टिंग की हम लोग बात करें तो पॉलीपेप्टाइड दो डायरेक्शन में ट्विस्ट हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर हम लोग कहें राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट हो सकती है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी अल्फा हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स या तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में बी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलाइसिस या अल्फा हेलिक्स इज मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि all the alpha helices found in proteins are
राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो प्रोटीन में जो अल्फा हेलाइसेस पाए जाते हैं वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्या होता है, वो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक, अल्फा हेलिक्स जब ट्विस्ट होगा तो ये टर्न्स लेगा, ये जो टर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में, अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में अल्फा हेलिक्स कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न। एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, द पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स, पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम और 0.54 नैनोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, 0.54 नैनोमीटर। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट अमीनो एसिड्स इन अल्फा हेलिक्स इज 1.5 एंगस्ट्रॉम और 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब अल्फा हेलिक्स में जो दो अमीनो एसिड पास वाली जो दो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस वो कितनी है? वो है हमारी 1.5 एंगस्ट्रॉम या 0.15 नैनोमीटर। ठीक, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ठीक है, वो ये है कि एक सिंगल टर्न, ठीक है, एक सिंगल टर्न में कितने एटम्स होते हैं? ठीक है, ए सिंगल टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स कंटेन्स 13 एटम्स। 13 एटम्स, कितने एटम्स होते हैं? 13 एटम्स होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है 3.6 13 हेलिक्स। 3.6 का मतलब एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स हैं और 13 एटम्स हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? 3.6 13 हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज मैंने आपको बताया कि अल्फा हेलिक्स के पास कितने अमीनो एसिड है पर टर्न? 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न है। पिच कितनी है? 5.4 एंगस्ट्रॉम या 0.54 नैनोमीटर। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है पर टर्न? एक टर्न में वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.5 नैनोमीटर। ठीक, और एक सिंगल टर्न में कितने एटम्स हैं? वो 13 एटम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 3.6 13 हेलिक्स भी कहा जाता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, मैंने आपको बताया कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज्ड होता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में बनते हैं। मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है कहीं पे, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे NH ग्रुप है। ठीक है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी। इसी तरह से सपोज दैट यहाँ पे कहीं पे CO ग्रुप था, यहाँ पे NH है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में बन रही है। इसलिए इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में बन रही हो, यहाँ पे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है वो इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है, एक चीज। और दूसरा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डायरेक्शन है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डायरेक्शन है ये पैरेलल टू हेलिक्स है, पैरेलल है। हेलिक्स के क्या है, पैरेलल है, हेलिक्स की डायरेक्शन में ही ये मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में हमारा हेलिक्स का एक्सिस है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की भी डायरेक्शन है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। तो हमने आपको बताया कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो कैसे स्टेबलाइज होता है और कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, कितनी डिस्टेंस में बनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, सपोज दैट ये हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, 4 अमीनो एसिड हो गई, और फिर एक और अमीनो एसिड है यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने कट्स बनाए हैं ये क्या हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, और इन अमीनो एसिड्स के पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर्स। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो स्ट्रक्चर सबका वही है। स्ट्रक्चर क्या है, सी अल्फा सबके पास होगा। ठीक है, सबके पास हाइड्रोजन होगा, सबके पास आर ग्रुप होगा। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आप समझिएगा, ये इसका एन टर्मिनल होगा। ठीक है, इसके पास NH है और इसके पास C डबल बॉन्ड होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कब, जब ये अमीनो एसिड रेसिड्यू बन चुका है, वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। ठीक, ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन का N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। अब मैंने कहा कि इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, कितनी डिस्टेंस पे बनेंगे, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग N टर्मिनल से काउंट करें, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड नंबर 1 है। ठीक है, ये अमीनो एसिड नंबर 1 है, मैं अंदर ही लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, 5 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक, अगर हम पहली अमीनो एसिड को N से डिनोट करें, पहली अमीनो एसिड को अगर हम N से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या होगी, ये इसके एक आगे N+1, ठीक, एक बढ़ गई N+1, फिर ये क्या होगी N+2 हो जाएगी, ये क्या है N+3 हो जाएगी, और ये N+4 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ अमीनो एसिड फ्रॉम ही N+4 हो गई। अब यहाँ पे जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू होगा तो किस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है, N टर्मिनल से हम लोग काउंट करते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, दैट इज व्हाट, दैट इज C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है इससे 4 अमीनो एसिड दूर, जो दूर वाली लेंथ पे जो अमीनो एसिड है उसके साथ। तो यहाँ से 4 अमीनो एसिड दूर कौन सा होगा, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला जो अमीनो एसिड है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, दैट इज द NH, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस तरह से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यू दूर वाला जो अमीनो एसिड होगा उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो N अमीनो एसिड N2 N+4 से होती है। ठीक है, N2 N+4 मतलब N नंबर 1 वाली अमीनो एसिड, फिर इस N वाली से 4 अमीनो एसिड ज्यादा, 4 अमीनो एसिड के बाद जो अमीनो एसिड है वहां पे होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है उसके साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है जो पैटर्न है वो N और N+4, N वाली और N+4 वाले के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। किसी किसी बुक में I और I+4 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के जो फोर्थ नंबर पे होगी अमीनो एसिड, उसका जो NH ग्रुप है उसके साथ में क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कहाँ पे, जो हमारे अल्फा हेलिक्स होते हैं उनमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्फा हेलिक्स को फेवर करने वाले अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं और अल्फा हेलिक्स को डिसफेवर करने वाले अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फाई और साई की वैल्यूज होती हैं अमीनो एसिड्स की वो सिमिलर नहीं होती हैं, कुछ अमीनो एसिड्स की अलग होती हैं, कुछ अमीनो एसिड्स की। तो ऐसी फाई और साई की वैल्यू जिन अमीनो एसिड्स की हैं जो कि हमारे अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन को प्रिफर करती हैं, वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसी अमीनो एसिड्स की
जो कि हेलिक्स के फॉर्मेशन को फेवर करती हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स फॉर्मर्स। हेलिक्स फॉर्मर्स, ठीक है, हेलिक्स फॉर्मर्स हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? इनमें है एलानिन, एलानिन, ल्यूसीन, ठीक है, मेथियोनिन है, ग्लूटामीन है, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी छोटी अमीनो एसिड्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये क्या है? हेलिक्स फॉर्मर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आती हैं दो ऐसी अमीनो एसिड जिनको हम लोग हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं, और ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो है प्रोलीन, मोस्ट प्रोमिनेंट है प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, ठीक। प्रोलीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका जो साइड ग्रुप है, इसका जो साइड ग्रुप है वो इम्यूनो, बेसिकली इम्यूनो ग्रुप बनाता है, इसीलिए इसको इम्यूनो एसिड कहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ठीक है। और ग्लाइसिन की बात ये है, ग्लाइसिन इतना छोटा है कि वो अपने आप को हेलिकल कन्फॉर्मेशन में फिट ही नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं? दे आर द हेलिक्स ब्रेकर्स, ठीक। उसके बाद कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि खुद हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या एक्सेप्टर कंटेन करते हैं, जिनके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड के डोनर या फिर एक्सेप्टर्स हैं, जैसे कि सीरीन, OH ग्रुप कंटेनिंग है, ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन, एस्पेराजिन और एस्पार्टेट। ये सारी अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सेप्टर या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के डोनर हैं। तो ये क्या होता है, जब हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो इनके जो साइड ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंपटीशन करने लगते हैं, ठीक है। तो ये खुद डोनर या एक्सेप्टर बनना शुरू हो जाता है, तो बैकबोन के जो एटम होते हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दे आर ऑल्सो डिसफेवर्स द अल्फा हेलिक्स, ये भी अल्फा हेलिक्स को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये दोनों याद रखना है, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ठीक है। और एलानिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन और ये हमारा जो ग्लूटामीन है ये आपको याद रखना है। इसमें थ्रियोनिन भी है, ठीक है, थ्रियोनिन भी है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं, ये हेलिक्स को प्रमोट करने वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कुछ अदर हेलिकल कन्फॉर्मेशन की, हम लोग बात करते हैं। कुछ अदर हेलिकल कन्फॉर्मेशन होते हैं, अल्फा हेलिक्स के अलावा कुछ अदर हेलिकल कन्फॉर्मेशंस भी होते हैं। अब हेलिकल कन्फॉर्मेशन डिपेंड किस चीज पे करते हैं? मैंने आपको बताया कि हेलिकल कन्फॉर्मेशन जो बनता है प्रोटीन का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस डिस्टेंस पे बन रहा है इस पे डिपेंड करेगा। अल्फा हेलिक्स के केस में मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है I से I+4 के बीच में या N से N+4 के बीच में, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स का वो है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, तब ये क्या है, अल्फा हेलिक्स है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप समझिए अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है, या फिर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, ठीक है, 3.613 हेलिक्स, ठीक है, ये क्या है, ये अल्फा हेलिक्स है। इसके अलावा कुछ और भी हेलिकल कन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 310 हेलिक्स, 310 हेलिक्स, 310 हेलिक्स होते हैं, ठीक है। अब 310 हेलिक्स में क्या होता है, पहली बात तो 310 का मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3.613 था, तो इसका मतलब ये था कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स हैं और 13 एटम्स हैं, ठीक है। वैसे ही 310 का मतलब ये होता है कि इस हेलिक्स के एक टर्न में 3 अमीनो एसिड्स होंगे, 3 अमीनो एसिड्स पर टर्न होंगे, ठीक है। और दूसरा, इसके एक टर्न में 10 एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे 13 एटम थे, यहाँ पे 10 एटम्स होंगे, एक बात। दूसरा, ये जो हेलिक्स है इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब रेगुलर 310 हेलिक्स, मैं इसको लिख दे रहा हूं, 310 हेलिक्स फॉर्म्ड व्हेन regular अल्फा हेलाइसेस आर डिस्टॉर्टेड, जब रेगुलर अल्फा हेलिक्स टूटेंगे, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी एक और कंडीशन होती है, व्हेन द शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स गेन हेलिकल कन्फॉर्मेशन,
जब शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड क्या करेंगे, हेलिकल कन्फॉर्मेशन लेने लगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 310 हेलिक्स बनेगा। ठीक है, अब 310 हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न होता है वो होता है I, मतलब पहला अमीनो एसिड, और इस पहले अमीनो एसिड से I+3 के बीच में, मतलब 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू दूर जो अमीनो एसिड होगा वहां से बनेगा। ठीक है, एक चीज ये आपको याद रखना 310 हेलिक्स के बारे में। दूसरा, अब चूंकि यहाँ पे कम अमीनो एसिड है, डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा टाइटर होगा, इट इज मोर टाइटर देन नॉर्मल अल्फा हेलिक्स। नॉर्मल अल्फा हेलिक्स से क्या है, ये ज्यादा टाइटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत टाइटर है। ठीक, उसके बाद एक और हेलिकल कन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग कहते हैं पाई हेलिक्स। इसको हम लोग कहते हैं पाई हेलिक्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है पाई हेलिक्स के बारे में। पाई हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स के बाद पाई हेलिक्स। पाई हेलिक्स की खास बात यह है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रक्चर सेम होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो I से I+5 के बीच में होती है, मतलब 5 अमीनो एसिड रेसिड्यू दूर जो अमीनो एसिड होगा वहां पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है वो बढ़ गए, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो लेस टाइट होगा, तो ये क्या होगा, दिस आर द लूजर हेलिक्स, ये लूज होंगे, लूज हेलिकल कन्फॉर्मेशन, लूज हेलिक्स है। ठीक है, और ये पाया कहाँ पे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पाया जाता है सोयाबीन लिपोक्सिजिनेज में। सोयाबीन लिपोक्सिजिनेज में पाया जाता है कौन सा, पाई हेलिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पाई हेलिक्स कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात रही हेलिकल कन्फॉर्मेशन के बारे में, और थोड़ा सा मैंने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट बताया। ठीक है, अब जो दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्फॉर्मेशन है दैट इज द बीटा प्लीटेड शीट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।